हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगनीश शर्मा एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लास्ट वन इज जीरोथ लॉ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट वन इज थर्मो। थर्मो मीन्स हीट एंड एनर्जी एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवेबल। मीन्स कंबाइन मतलब हुआ इसका एनर्जी का चेंज या एनर्जी का ट्रांसफर। और ये एनर्जी का ट्रांसफर या चेंज दो टाइप के प्रोसेस से हो सकता है। फर्स्ट वन इज केमिकल प्रोसेस, सेकंड वन इज फिजिकल प्रोसेस। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है। तो जब एनर्जी इवॉल्व होती है उस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जब एनर्जी रिलीज होती है उस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स या एनर्जी इवॉल्व हुई है। अदर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि फेज चेंज हुआ। फेज चेंज मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेजेस के बीच में से किसी फेज के बीच में। सेकेंड वन इज फेज चेंज। मान लीजिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन फेजेस हैं, इनमें से किसी दो फेजेस के बीच में अगर इंटरचेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस के अंदर भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लास्ट वन इज मेटेरियल ट्रांसफर। एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के अंदर ट्रांसफर होने से भी एनर्जी उसके अंदर एसोसिएटेड होती है, एनर्जी उसके अंदर चेंज होती है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स थे जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू एनर्जी चेंज होती है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लिखी है। एग्जाम्पल के तौर पे बैटरी ऑपरेशन, फोटोकैटालिटिक डाइडिग्रेडेशन, कोरोजन, एड्जॉर्प्शन, एनवायरमेंटल हेल्थ ट्रांसफर, इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए, इनका रेट फाइंड आउट करने के लिए, ये प्रोसेस क्यों हो रही है, कितने टाइम तक होगी, इन सभी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज सिस्टम, उसके बाद में आता है सराउंडिंग, और उसके बाद में आता है यूनिवर्स। जो मेन कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसके एनर्जी चेंज को हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम के अलावा सिस्टम जिस कंपोनेंट के अंदर, जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। इसमें हमने एक बीकर के अंदर वाटर सैंपल ले रखा है, तो जो वाटर सैंपल है वो हमारा सिस्टम है, बीकर हमारा सराउंडिंग है, और बीकर और सैंपल, वाटर सैंपल दोनों कंबाइन करके, और आसपास का एनवायरमेंट है वो कंबाइन करके यूनिवर्स बनता है। ठीक है, तो जो मेन कंपोनेंट होता है वो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। मेन कंपोनेंट जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है वो उसका सराउंडिंग होता है, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। उसके बाद में सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो सिस्टम होते हैं तीन टाइप के। सिस्टम होते हैं थ्री टाइप्स के। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम, एंड लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम के अंदर बेसिकली हमने एक बीकर के अंदर वाटर लिया है और नीचे से हीट प्रोवाइड की है। तो हीट प्रोवाइड करते हैं और बीकर ओपन है, तो उसमें से हीट भी ट्रांसफर होगी, मीन्स एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, और मास और मैटर भी ट्रांसफर होगा। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का, एनर्जी का और मास का ट्रांसफर हो जाए, उस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। उसके बाद में आता है क्लोज सिस्टम, कि मान लीजिए हमने बीकर ले रखा है, नीचे से उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ऊपर से हमने उस बीकर को क्लोज कर दिया है। तो जब हमने उसको क्लोज कर दिया है, तो उसके बीच में से हीट का तो ट्रांसफर हो जाएगा वॉल से, बट मैटर का या मास का ट्रांसफर उसमें पॉसिबल नहीं है। जब मास का ट्रांसफर डायरेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना हो, उस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी एज वेल एज मास दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना कि मास का। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, जब मास और एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, उस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम या फिर इंसुलेटेड सिस्टम, जो कि एक आइडियल कंडीशन होती है। यूजुअली
कंप्लीटली आप ब्लॉक नहीं कर सकते एनर्जी को ट्रांसफर होने से। ठीक है, उसके बाद में आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, वो होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब बल्क प्रॉपर्टी। बल्क प्रॉपर्टी, जब हम सिस्टम की बल्क प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की। ठीक है, इसमें आती है हमारे प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि इंडिविजुअल मास के ऊपर या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो बल्क ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक सिस्टम के अंदर बल्क मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज है। वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जब हम बात करें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की, तो हम बल्क प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें एग्जांपल्स हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उसी के अपोजिट जब हम बात करें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की, तो वहां पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात की जाती है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात की जाती है, उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन क्या होता है, कैसा होता है, इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन कैसा होता है, उसकी बात की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, ये सभी टर्म्स हम जब यूज करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की, जहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जाता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को डिस्कस किया जाता है। उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टीज आती है, वो आती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। उसी के अपोजिट एक्सटेंसिव का मतलब है कि जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक इनिशियल सिस्टम लिया, और इस इनिशियल सिस्टम को हमने टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं हम 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने 300 केल्विन का एक सिस्टम लिया और वॉल्यूम उसका था 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने इसको टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड किया। तो जब हम इसको टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करेंगे, तो इस फर्स्ट हाफ का टेम्परेचर रहेगा 300 केल्विन, सेकेंड हाफ का टेम्परेचर भी रहेगा 300 केल्विन, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका टेम्परेचर वॉल्यूम हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इसका मास डिवाइड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम भी डिवाइड हो गया। ये देखिए, दोनों हाफ्स का वॉल्यूम डिवाइड हो गया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर था, दोनों हाफ्स का टेम्परेचर भी उतना रहा, बिकॉज हमारे जो टू हाफ्स थे उनका टेम्परेचर मास के ऊपर डिपेंड नहीं किया, उनका जो टेम्परेचर है वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड किया। इसी टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंड करती है, एग्जांपल के तौर पे वॉल्यूम, जो कि मास हाफ करने से हाफ हो गई, उस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद में आती है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए पॉइंट के ऊपर इंटरनल एनर्जी है, वो है I1, एंड बी पॉइंट के ऊपर इंटरनल एनर्जी है, वो है I2। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या बोलता है कि इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड पाथ फंक्शन डिपेंड करेगा कि आपका वर्क डन किस पाथ या किस रूट के थ्रू हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए से बी की तरफ हमें जाना है, तो इसके दो पाथ है, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड वन इज कर्व्ड पाथ। तो वर्क डन एंड हीट, ये दोनों पाथ फंक्शन है, जो कि ए से बी किस रूट के थ्रू आए हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। बट बल्कि जो स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इस रूट के थ्रू हमारे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है।
ठीक है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू से है। पाथ फंक्शन का मतलब किस रूट के थ्रू हमारा ए टू बी की तरफ मूवमेंट हुई है उससे है। ठीक है। उसके बाद में आता है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। कि जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आए और उसके अंदर टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्शन या थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहे, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर किसी भी टाइप के प्रेशर एंड फोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। उसके बाद में आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकंड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर प्रेशर एंड फोर्स थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। लास्ट वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद में आता है जीरोथ लॉ, जो कि बोलता है कि मान लीजिए सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, वो थर्मली एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है, मींस टी ए इज इक्वल टू टी बी। ठीक है। और साथ में ये बोलता है कि अगर सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में है, मतलब टी बी इज इक्वल टू टी सी, तो जो सिस्टम ए है उसका जो टेम्परेचर ए है वो इक्विलिब्रियम में होगा टी सी के। ठीक है। If a system A is in thermal equilibrium with system B and system B is in equilibrium with system C, then system A and system C are also in equilibrium or particularly in thermal equilibrium. ठीक है. So if a body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with C, then body A and C is in thermal equilibrium. So आज के लिए इतना ही हमारे थ्योरी पार्ट से रिलेटेड। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं। आज की जो हमने लेक्चर कराया उसी से हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सिस्टम को वेल डिफाइन करता है? फर्स्ट ऑप्शन इंटायर यूनिवर्स अंडर स्टडी। सेकंड ऑप्शन एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी। थर्ड ऑप्शन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सिलेक्टेड फॉर स्टडी। लास्ट वन इज ओनली केमिकल सब्सटेंस। मैंने केमिकल सब्सटेंस की तो कहीं बात ही नहीं की। मैंने बोला कि जिस पार्ट के ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पार्ट के ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना चाहते हैं, उस पार्ट को हम सिस्टम बोलते हैं। तो पार्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ओपन सिस्टम? फर्स्ट वन इज गैस इन ए सील्ड स्टील कंटेनर। ऑप्शन सेकंड रिएक्शन इन ए क्लोज्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। ऑप्शन सी boiling water in an open box या open beaker, and last one is ice kept in a perfectly insulated flask। यहाँ पे जब open beaker दे दिया है तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? ह्यूमन बॉडी, गैस इन ए पिस्टन, थर्मस फ्लास्क, एंड लास्ट वन इज वाटर इन ओपन पैन। तो वाटर इन ओपन पैन नहीं हो सकता बिकॉज ओपन सिस्टम है। गैस इन ए पिस्टन नहीं हो सकता। ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है ना कि क्लोज सिस्टम है, तो ऑप्शन बचा सी थर्मल फ्लास्क। इसको आइडियल भी लिखा गया है और मैंने बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम कंप्लीटली आइडियल नहीं होते। कंप्लीटली ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हीट या एनर्जी के ट्रांसफर एनवायरमेंट के साथ में ना हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विच प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास के ऊपर डिपेंड ना करें। तो मैंने डिस्कस भी किया था कि टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है विच प्रॉपर्टी बिकम इंटेंसिव व्हेन डिवाइडेड बाय मास। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मास से डिवाइड कर दिया जाए तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है? तो वॉल्यूम को अगर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो जो प्रॉपर्टी आती है वो इंटेंसिव बन जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन कौन सा होता है? स्टेट फंक्शन वो होता है जो कि इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि रूट ऑफ द प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि पाथ के ऊपर या फिर रूट के ऊपर। वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, हीट होती है वो पाथ फंक्शन होता है, एंड लास्ट वन इज डी, पाथ लेंथ, वो भी एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी एक ऑप्शन बचा जो कि स्टेट फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट ओनली, फाइनल स्टेट ओनली, पाथ फॉलोड ड्यूरिंग प्रोसेस, एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर ओनली। अभी हमने देखा कि जो वर्क डन होता है, ये जो वर्क होता है, जो वर्क होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पाथ से या कौन से रूट से आपकी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। और यहाँ पे इसने दे ही दिया कि ये वर्क डन है, वर्क डन मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बिना सोचे समझे हमें ऑप्शन सी, कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, ए सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन ओनली टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओनली प्रेशर इज कांस्टेंट, रिएक्शन रेट इज मैक्सिमम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर सिस्टम कब होता है? मैंने बताया थर्मोडायनेमिक एंड थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों अलग चीजें हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो जब हम बात करें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर, तो हमारा नो मैक्रोस्कोपिक चेंज अकर विद टाइम, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम इनके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का चेंज देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 9, zeroth law of thermodynamics is related to conservation of energy, concept of temperature, heat and energy efficiency and entropy change। हमने डिस्कस किया था कि अगर TA is in equilibrium with TB and TB is equilibrium with TC, then TA is in equilibrium with TC। और T क्या था? हमने बोला था कि थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैक्रोस्कोपिक अप्रोच? इट स्टडीज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। मैक्रोस्कोपिक के लिए मैंने बताया था कि किसी भी टाइप के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं की जाती, ना ही उनके बीच के इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है, बट इट स्टडीज बल्क मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि ये बल्क प्रॉपर्टीज को ही मेजर करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जुड़े रहिए इस लेक्चर सीरीज के साथ में।